जिसमें व्यवस्था परिवर्तन की भी बात आएगी और भी कई बातें आएंगी। लोक स्वराज क्यों? हाँ, लोक स्वराज क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब सारी चीजों किसके लिए? हाँ, किसके लिए। अब मुझे एक कोटेशन गांधी जी का याद आ जाता है इत्तेफाक से। गांधी जी ने ये कहा कि मुझे ये संसदीय स्वराज पसंद नहीं, संसद से चलने वाला लोकतंत्र मुझे पसंद नहीं है, या संसद से होने वाली गांव लोगों के पास पहुंचने वाली आज़ादी मुझे पसंद नहीं है। तो लोगों ने कहा कि क्या करें तो आपको पता चलेगा कि देश आज़ादी की तरफ जा रहा है या आज़ाद हो गया देश। तब उन्होंने ये कहा, और बहुत ठीक कहा, जिससे हम सब लोग सहमत हैं, वो ये कहा कि जब किसी गांव के लोग या किसी समाज के लोग अपने संसाधनों से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से अपना भविष्य बनाने की स्थिति पैदा कर सकें, तब मैं ये समझूंगा कि देश आज़ादी की ओर जा रहा है। लोग, ऊपर के लोग नहीं, संसद गाइड करे वो नहीं, गांव के लोग अपनी अकल से, अपनी अकल से, अपने विवेक से, अपनी समझ से और अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों से, अपनी मेहनत से जो तय करेंगे सब लोग मिलकर कि हम अपनी किस्मत, अपना भविष्य, अपना गांव कैसा बनाएं, वो बनाने की शुरुआत करेंगे, तब हम समझेंगे कि देश आज़ाद हो रहा है, क्योंकि लोगों को आज़ादी तब मिलेगी। तो ये संसदीय आज़ादी से बिल्कुल भिन्न इस तरह की चीज़ है। अब ये अक्सर पूछा जाता है कि ये कैसा लोकतंत्र कैसा चल रहा है, ये कैसा लोकतंत्र, कई तरह के सवाल आते हैं। ये कैसा लोकतंत्र, जैसे उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं 66 साल हो गए, तो 66 साल में प्रगति का ढोल तो बहुत पीटा गया, ग्रॉस जीडीपी बहुत आगे चला गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तमाम तरह की तरक्की होगी, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सारी तरक्की को इसी को मान लिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ग्राफ लगातार खराबी का बढ़ता ही चला जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं। जैसे उदाहरण के लिए विषमता बढ़ती, आर्थिक विषमता बहुत बढ़ रही, विषमता बढ़ती चली जा रही। वो कैसे, कौन सा लोकतंत्र ऐसा हो सकता है जो ये अनुमति दे कि विषमता लगातार बढ़ती चली जाए, अमीरी गरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती चली जाए? वो कौन सा स्वराज हो सकता है? तो स्वराज हो ही नहीं सकता। जहाँ कोई सीमा ही नहीं है, ऊपर की लिमिट की और नीचे के गरीब आदमी को कोई बीच में संतुलन ही नहीं है, वो कैसा स्वराज हो सकता है? तो हमारी समझ में आता नहीं। और ये कैसा लोकतंत्र है जो 5 साल में सिर्फ एक बार वोट का अधिकार देता है, बाकी दिनों में कुछ करना ही नहीं है, सारे समाज को निष्क्रिय पड़ा रहेगा, कुछ सोचना नहीं? ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें सिर्फ 5 साल में एक हक दिया जाता है कि तुम्हें वोट दे देना, बस इसी को लोकतंत्र कहते हैं क्या? बाकी निष्क्रिय पड़ा रहे समाज, ये नहीं हो सकता। तो विषमता बढ़ती चली जा रही, अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब जितने भी अपराध हैं, संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जिसे कहते हैं, जितने भी अपराध हैं, कई तरह के अपराध होते हैं, उन सारे अपराधों की सूची हमने देखी पिछले महीने। तो सूची में सन 1953 से लेकर सन 2011 तक इतने अंतराल के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अपराधों का, बाकी अपराध तो 100%, 200% इस तरह के हैं, लेकिन 2 अपराध ऐसे हैं जो कि पराकाष्ठा है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, रुकावट कहीं नहीं। रुकावट तो किसी अपराध की नहीं, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 2 अपराध ऐसे हैं जो कि लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक ये है कि जो जिसमें बलात्कार वगैरह होते हैं, जो औरत की इज्जत लूटी जाती है, ये सारे जो अपराध हो रहे हैं, ये 800% से ज़्यादा है, 800% से ज़्यादा है। और जो अपहरण हो रहा है वो 700% से भी ज़्यादा है। तो बताइए ये कौन सा स्वराज हो सकता है? ये कौन सा लोकतंत्र हो सकता है? इसमें अपराध पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, जहाँ पर बलात्कार और इस तरह के दोष लगातार इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि कोई नियंत्रण ही किसी चीज़ का नहीं। तो ये कौन सा लोकतंत्र हो सकता है? तो ये सवाल उठाया जाता है। तो ये कैसा लोकतंत्र जिसमें विषमता, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई लगाम ही नहीं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस पर कोई लगाम ही नहीं है? कौन सा जनता का राज हो सकता है? कौन सा लोकतंत्र हो सकता है? ये सारे सब, जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कभी घटने का नाम ही नहीं लेता, ये कौन सा लोकतंत्र हो सकता है? ये सारे सवाल उठाए जाते हैं। और ये सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि हमें जनता के राज की तरफ जाना है, जो कि नहीं है, लोक स्वराज की तरफ जाना है, जो कि नहीं है। तो लोक स्वराज का चित्र क्या होगा? लोक स्वराज यानी क्या? सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे लोक स्वराज यानी क्या। लोक स्वराज का मतलब ये है कि ये सारे ढांचे को उलट देना, सारा ढांचा जो दिल्ली है वो नीचे आ जाए और गांव जो है वो ऊपर चला जाए, यानी सारा उल्टा हो जाए। यानी लोक स्वराज जब होगा
तो नीचे की जो इकाइयां हैं, ग्राम और परिवार जिसे हम कहते हैं, परिवार भी अब जोड़ दिया है, परिवार भी और गांव भी, इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, क्योंकि परिवार की समस्याएं भी बहुत हैं। परिवार की समस्याएं जो पारिवारिक जिम्मेवारी में डाली जाएंगी संविधान संशोधन करके, उसी तरह से गांव की भी जिम्मेवारियां सबसे ज्यादा होती हैं, गांव के काम सबसे ज्यादा होते हैं, गांव की बातें सबसे ज्यादा होती हैं, तो अधिक से अधिक जिम्मेवारियां गांव को दी जाएंगी। बाकी सारी जिम्मेवारियां छोटी छोटी धीरे धीरे वो ऊपर तक जाएंगी और क्रमशः घटती चली जाएंगी, और जब केंद्र पर पहुंचेंगे तो केंद्र की शक्तियां बहुत कम होंगी। सिर्फ 2 अधिकार विशेष रूप से केंद्र के पास रहना चाहिए, सुरक्षा और न्याय। इसके अलावा केंद्र के पास कुछ रहने की जरूरत नहीं। सुरक्षा न्याय को थोड़ा एक्सपेंड करें, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर दें, तो 5 विभाग केंद्र के पास हो जाते हैं। जैसे बाहर की रक्षा नहीं, विदेशों से या लड़ाई झगड़ा हो जाए बाहर से, तो झगड़ा सेना रखने का अधिकार, सेना को समझना रखना, ये एक अधिकार हो सकता है। ये बाहर की सुरक्षा, बाहर की रक्षा। अंतर की सुरक्षा में पुलिस आपके हाथ में हो सकती है। सेना की बात, पुलिस की बात, ये 2 बातें अपने हाथ में हो गई। न्याय की बात अपने हाथ में हो गई, वित्त विभाग की बात अपने हाथ में हो गई। ये सारी बातें अपने हाथ में हो सकती हैं, बाकी चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है। विदेशों से संबंध, ये अपने हाथ में, ये केंद्र के हाथ में हो सकता है। विदेशों से यानी व्यापारिक संबंध भी, और जो डीलिंग्स हैं वो भी यानी कि 5 विभाग जो है केंद्र अपने पास रखे, और बाकी विभाग जो है दे सब नीचे की इकाइयों को दे। तो ये माने ये आपका लोक स्वराज का ये उद्देश्य हुआ है एक तरह से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण भी नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं, नॉन सेंट्रलाइजेशन, सत्ता का नॉन सेंट्रलाइजेशन किस तरह से हो, आपका ये उद्देश्य है। हाँ, ये हो तभी सकता है, क्योंकि आज की शासन तो ये कर नहीं सकता। ये संविधान में संशोधन करके ही होगा। अच्छा। संविधान में संशोधन करके होगा तो हर इकाई की जिम्मेवारियां और कार्य तय कर दिए जाएंगे। गांव के विषय क्या हैं, परिवार के विषय क्या हैं, क्षेत्रीय समिति के विषय क्या हैं, यानी जिला समिति के विषय क्या हैं, प्रदेश समिति के विषय क्या हैं, संघ समिति के विषय क्या हैं, ये सारे विषय निर्धारित हो जाएंगे संविधान से। और जिसमें अधिक से अधिक जिम्मेवारियां तो गांव के पास ही आने वाली हैं, और परिवार के पास, क्योंकि ज्यादा जिम्मेवारियां, जनता तो यहीं रहती है ना, जनता तो नीचे ही रहती है, बुनियादी जनता नीचे ही है, और जनता की समस्याओं को हल करना है, तो ज्यादा जिम्मेवारियां, ज्यादा चीजें यहीं पर आने वाली हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, चीजें तब आगे बढ़ेंगी जब नीचे की इकाई, विशेषकर परिवार और आपका ग्राम सभा, इनको लेजिस्लेटिव अधिकार, विधायी अधिकार जब तक नहीं मिल जाते हैं संविधान में संशोधन करके, तब तक कोई काम आगे का हो ही नहीं सकता। आप अपराधों को दूर नहीं कर सकते, आर्थिक विषमता दूर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। पहला स्टेप यही है कि विधायी अधिकार दिया है, विधायी लेजिस्लेटिव अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। आज कानून बनाने का अधिकार तो 2 ही जगह है, केंद्र के पास और चंद चुने हुए सांसद जाते हैं, कानून बना लेते हैं। बस तो ये विधायी अधिकार, जिन विषयों पर ग्राम सभा विचार करेगी उसका लेजिस्लेशन करने का अधिकार ग्राम सभा के पास आना चाहिए, परिवार के पास भी आना चाहिए। संविधान में परिवार को भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, क्योंकि परिवार की बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। बात ये रखी गई है कि परिवार की जिम्मेवारियां परिवार निपटाए, गांव की जिम्मेवारियां गांव निपटाए, और इसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। यहां तक भी माना गया कि हर इकाई बराबर है। जैसे अभी चलता है उल्टा कि राष्ट्र स्वयं संप्रभु है और गांव कुछ भी नहीं है, गांव को निर्देश ऊपर की इकाई दे सकती, छिन्न भिन्न कर सकती, ये नहीं। गांव जितना संप्रभु है उतना ही संप्रभु राष्ट्र है, राष्ट्र जितना संप्रभु है उतना ही संप्रभु गांव है, उतना ही संप्रभु बीच की इकाइयां हैं, क्योंकि संविधान निश्चित करेगा, कोई इकाई छोटी बड़ी नहीं। बल्कि एक तरह से राष्ट्र से भी समाज बड़ा हो गया, समाज बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा समाज। ये समाज ही इस काम को प्रेरित कर रहा है, जो ये चीज जाएगी। राष्ट्र को यहाँ पर मान लिया गया, बड़ा हो गया है, यहाँ पर राष्ट्र अभी वर्तमान सिस्टम में राष्ट्र को बड़ा मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं माना गया। समाज से सब छोड़े, समाज तो ये निर्देशित ही कर रहा है कैसा होना चाहिए। ये व्यवस्था बनाने का काम समाज ही निर्देशित कर रहा है। तो समाज सबसे, ये जो स्टाइल है ये समाज ही समझाएगा कि भाई ऐसी चीज होनी चाहिए। समाज सर्वोपरि है। ये संविधान में संशोधन समाज ही समझाने जा रहा है। लेकिन वर्तमान संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें तो
परिवार को भी अधिकार नहीं दिया, न समाज को दिया। बिल्कुल नहीं। तंत्र जो है षड्यंत्र के तहत अपना स्वव्याख्यित करके और शासन कर रहा है तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसमें संविधान का सवाल है, संविधान में संशोधन करने की बात आती है। तो ये हर इकाई स्वयंभू है और कोई इकाई दूसरी इकाई में दखल नहीं दे सकती, यहाँ तक भी बात आई है। गांव के मामलों में राष्ट्र या कोई ऊपर की इकाई जरा भी दखल नहीं दे सकती, हर इकाई बिल्कुल संप्रभुता लिए हुए है। लेकिन ये हो सकता है, ये होगा कि अगर गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की सभा तय कर रही है और गांव की समस्या कोई ऐसी है जो गांव वाले मिलकर तय करते हैं, भाई ये हमसे नहीं सुलझ पाएगा, इस केस को हम जिला सभा को ट्रांसफर करते हैं सहमति से। हमारी राय है कि जिला सभा में ट्रांसफर हो जाए, जिला सभा इस पर विचार करे, हम विचार नहीं कर पा रहे, तब हो सकता है, लेकिन डोमिनेशन नहीं होगा, वर्चस्व नहीं होगा कि नहीं तुम नहीं कर सके तो हम करेंगे, हमारा अधिकार, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सहमति से ही आप इंटरफियर कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है कि कोई किसी के उसमें दखल नहीं दे सकता। और हर इकाई की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, हर इकाई की स्वतंत्रता, इसकी रक्षा करना राज्य का काम जरूर है। और ये राज्य को जिम्मेवारी कौन दे रहा है? समाज ही कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। सबसे ऊपर तो समाज ही है। तो हम इसमें कहना ये चाहते हैं कि संविधान एक ऐसी चीज है जो कि बदलने की जरूरत इसमें आ पड़ी है। संविधान बहुत लचर है, संविधान शुरू से ही बहुत लचर रहा है। यानी जब से ये आज़ादी आई 1951 में संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी वक्त बहुत खराब हालत में था, लचर हालत में था। क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो भारत गांव का देश है, पंचायतों का नहीं, गांव का देश है, गांव का नाम ही कहीं नहीं। जिस व्यवस्था को लेकर पंचायती व्यवस्था बनेगी, इंसाफ होगा, गांव में स्वर्ग बनेगा, पंचायती व्यवस्था बनेगी, पंचायती राज होगा, कांग्रेस कहते हुए आघाती नहीं थी, सारे देश में ये वातावरण बना दिया गया था जिसकी वजह से कांग्रेस की कदर हो रही थी, सारी बातें थी। वही बात पंचायत और गांव का एक शब्द भी संविधान में नहीं था। यह हालत थी संविधान में। सब शहरी हिसाब से दुनिया के देशों के संविधान का सारांश निकाल के वो बना दिया गया था। तो जब ये पता चला कि इसमें गांव का तो नाम ही नहीं, संविधान पूरा बन गया। गांव खुद जो अंबेडकर निर्माता जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो हमें जहाँ तक मालूम है उन्होंने भी आपत्ति उठाई थी संसद में। और गांधी जी तो बताए थे कि नहीं, इस तरह का संविधान नहीं बनना चाहिए। अब ये खैर अम्बेडकर का नाम लेना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि वो व्यक्तिगत नाम, लेकिन ये ज़रूर है कि नेहरू भी, अम्बेडकर भी, पटेल वगैरह सब जो ऊपर के नेता थे, गांव को कोई पसंद नहीं करता था। यानी गांव का जीवन जिया जाए, गांव को इम्पोर्टेंट बनाया जाए, गांव की महत्ता बढ़ाई जाए, ये किसी के मन में नहीं था। शहरी सभ्यता, शहरी विकास, यूरोप की नकल, अमेरिका की नकल करने से शुरुआत करनी चाहिए, ये सपना सबके मन में था। इसलिए जानबूझकर ग्राम पंचायत का जानबूझकर वो किया गया, ऐसा थोड़ी किया गया, जानबूझकर वो नाम नहीं डाला गया। तो जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची, कुछ लोगों ने पहुंचाई, तो गांधी जी तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें बुरा तो बहुत लगा कि ऐसा है कि पंचायत का नाम ही नहीं है ग्राम सभा के इसमें संविधान के अंदर, जिसके लिए हम लोग जिए मरे, ये सारा सब कुछ किया। यानी जिस गांधी ने देश के आज़ादी के लिए इतना संगठित किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, और आजाद होते ही गांधी जी को दरकिनार कर दिया, गांधी जी का नाम जीवित रहने पर ही गांधी जी दरकिनार कर दिया। सही बात। और दुनिया में जब कहीं क्रांति होती है या आज़ादी आती है तो किन उद्देश्यों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, कौन से अस्त्रों शस्त्रों से लड़ी गई, किस तरह का वातावरण बना था, वो बैकग्राउंड जो होता है सारी क्रांति का, वो हर संविधान में दिया जाता है। यहाँ वो सारा बैकग्राउंड लगाया गया, बस ऊपर वो सारा सब संविधानों को जोड़ के वो सब ले लिया गया। तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। तो वो बात राजेंद्र प्रसाद तक पहुंची, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।